हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये हमारी बीपीओ मेंस एग्ज़ाम के लिए कंप्यूटर की थर्ड क्लास है। इसके पहले हमने बीपीओ मेंस के लिए ही पंचायती राज पूरा ख़त्म कर दिया है। उसकी 21 क्लासेज इसी चैनल पे पड़ी हुई हैं। लास्ट की जितने भी वीडियो देखोगे आप चैनल पे, वो सारे बीपीओ मेंस के लिए ही हैं। प्लस प्लेलिस्ट भी एक अलग से बनी हुई है, तो जो स्टूडेंट भी नए हैं वो क्लासेज भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज की क्लास में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? दो मेन टॉपिक पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे सिस्टम यूनिट। कंप्यूटर सिस्टम में जो भी सिस्टम यूनिट के सारे पार्ट होते हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे। दूसरा देखेंगे लास्ट में हम आउटपुट डिवाइस या आउटपुट यूनिट। इसके पहले हमने क्या देखा था? सेकंड क्लास में क्या देखा था हमने? इनपुट डिवाइसेज प्लस मेमोरी, जो मेमोरी यूनिट है। अब ये चारों चीज़ें किसके पार्ट हैं? हार्डवेयर के। तो सेकंड क्लास और थर्ड क्लास आपकी कंप्यूटर हार्डवेयर से ही रिलेटेड है। लास्ट क्लास में कुछ स्टूडेंट का कहना था सर जितना ज़्यादा डिटेल हो उतने ज़्यादा डिटेल में कराइए, तो ये क्लास आपकी बहुत ज़्यादा डिटेल में है। कोई भी चीज़ हमने नहीं छोड़ी है जो आपकी इन चीज़ों से रिलेटेड हो। इसका ये कतई मतलब नहीं है कि वो चीज़ें भी डाल दी जो इररिलेवेंट हैं या आपके लिए ज़रूरी नहीं है या बहुत लेंदी कर दिया। क्लास शॉर्ट ही है लेकिन हर वो चीज़ डाल दी है जो आपके लिए ज़रूरी हो सकती है। ठीक है, अब इस टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा मैं बात कर लूँ। कुछ हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं जिनको कंटेंट नहीं मिल रहा, जो नए स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो ये मैं दिखाई दे रहा हूँ उनको स्क्रीनशॉट कैसे आपको कंटेंट मिलेगा। ठीक, आज एक व्यक्ति का, एक जो स्टूडेंट है उसका आया था, यूट्यूब पे मैसेज किया था उसने। तो देखो, ये है ग्रुप, ये पेड ग्रुप है आपका। 749 मेंबर्स इसमें आज की डेट में सुबह तक हो गए थे, वो पर डे बढ़ते रहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ पे तो स्टूडेंट अपनी चीज़ें डालते हैं। जैसे ये स्टूडेंट है, पहला टेस्ट था उसका, 124 अटेम्प्ट किए, 86 राइट थे, 38 रॉन्ग थे, जो टॉपिक वाइज एमसीक्यू चल रहे हैं। फिफ्थ टॉपिक का कल हुआ था टेस्ट। कुछ स्टूडेंट इतने उसमें रहते हैं कि वो देखो बिल्कुल फॉर्म में, एग्जाम फॉर्म में ओएमआर पे कर रहे हैं। इसे बोलते हैं सीरियसनेस। वो इतने सीरियस हैं, चीज़ों को इतने सीरियसली ले रहे हैं कि सारी चीज़ें बिल्कुल एग्जाम फॉर्मेट में कर रहे हैं। ये तो हो गया आपका बैच का। जैसे ही आप बैच ओपन करोगे, देन आपको क्या करना है, ये जो नाम है इस पर क्लिक करोगे। नाम पे जैसे ही आपने क्लिक किया तो ये ऑप्शन आ जाएंगे नीचे। ये वाला फाइल वाला जो ऑप्शन है ना, फाइल पे क्लिक करोगे जैसे ही आप, तो क्या होगा, आपको यहाँ पे सारी फाइल्स मिल जाएंगी कंप्यूटर की, जितनी हैं वो टॉपिक वाइज टेस्ट मिल जाएंगे और पिछले पंचायती राज की, मतलब जितनी भी फाइल है। तो यहाँ पे आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप में बहुत सारे मैसेज पड़े हैं, टेस्ट वाले पड़े हैं। फाइल सेक्शन में केवल वही चीज़ मिलेगी जो हमने यहाँ पे आपको एज आ फाइल प्रोवाइड कराई, और एज आ फाइल वही चीज़ें प्रोवाइड कराई जो आपको पढ़नी है या जो टेस्ट हैं। तो बड़े इजीली आपको सारी चीज़ें फाइल सेक्शन में मिल जाएंगी। यहाँ जाके चेक किया करो जो भी नए स्टूडेंट है। ये तो उनके लिए हो गया। अब चलते हैं फिर से अपने टॉपिक पे, सिस्टम यूनिट। तो कंप्यूटर सिस्टम तो आप जान गए, मेन होता है सिस्टम यूनिट, जो आपका जैसे पहले सीपीयू होता था, या सीपीयू के अंदर बहुत सारी चीज़ें, तो सीपीयू मेन सिस्टम यूनिट हो गया। इसी से ही सारी चीज़ें कनेक्टेड होती थी। या लैपटॉप है तो लैपटॉप की जो मेन मशीनरी है वो सिस्टम यूनिट कहलाती है, उसी में ही मदरबोर्ड वगैरह सारी चीज़ें होती हैं। तो सिस्टम यूनिट में क्या क्या होता है? एक होती है पावर सप्लाई यूनिट, यूपीएस होता है, लैपटॉप वगैरह में बैटरी होती है। ठीक, दूसरा होता है मदरबोर्ड, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर। तो जो मशीन होती है ना सिस्टम यूनिट में, जो डेस्कटॉप होता है, उसको पूरे को सीपीयू बोल देते हैं, लेकिन उसके अंदर होता है एक प्रोसेसिंग यूनिट, ये पूरा सिस्टम यूनिट हो जाता है। ठीक है, फिर मुख्य मेमोरी, और मुख्य मेमोरी और प्लस कई सारे पोर्ट होते हैं जो अलग अलग चीज़ों को कनेक्ट करने के लिए, जैसे आपको कीबोर्ड कनेक्ट करना है, माउस कनेक्ट करना है, मेमोरी कार्ड कनेक्ट करना है, तो इनको कनेक्ट करने के लिए बहुत सारे सीरियल पोर्ट होते हैं। RJ45 पोर्ट होता है, तो ये सारे पोर्ट होते हैं। USB पोर्ट होता है। अब पढ़ते हैं मदरबोर्ड के बारे में। मदरबोर्ड किसी भी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड है। कंप्यूटर का मस्तिष्क और हृदय यही होता है, इसी से ही चीज़ें चलती हैं, ध्यान रखना। संपूर्ण कंप्यूटर मदरबोर्ड के इर्द गिर्द ही घूमता है। अब मदरबोर्ड पे क्या क्या होता है? सीपीयू होता है आपका, रोम होता है, ROM रीड ओनली मेमोरी, लास्ट क्लास में आप पढ़ चुके हो। रैम होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, देन और आदि उपकरण लगे होते हैं। कंप्यूटर के अन्य उपकरण क्या होते हैं? इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट,
हार्ड डिस्क ड्राइव, HDD जिसे बोलते हैं हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, साउंड कार्ड, वीडियो कार्ड आदि सब मदरबोर्ड से ही जुड़ते हैं। इनके या तो अंदर से जुड़े होंगे या फिर बाहर इनको जोड़ने के लिए पोर्ट होते हैं। भविष्य में हार्डवेयर उपकरणों को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पे क्या है, एक्सपेंशन स्लॉट्स भी होते हैं। ये प्रिंटेड फॉर्म में टाइप्ड तो है PDF, लेकिन इसको मैंने वैसे ही रखा है जैसे हैंड रिटन होती है, केवल वही चीज़ें डाली हैं जो हैंड रिटन में डालते हैं। कंप्यूटर बस, कंप्यूटर बस जान लेते हैं क्या होता है। मदरबोर्ड दो, कंप्यूटर बस एक प्रकार का नेटवर्क होता है वायरों का, अंदर ये मदरबोर्ड है। अब मदरबोर्ड पे बहुत सारे उपकरण लगे हैं, तो विभिन्न उपकरणों के बीच में क्या है, एक कनेक्शन बनाना प्लस सूचनाओं डेटाओं का आदान प्रदान करना, ये सारा काम कौन करता है, कंप्यूटर बस। एक प्रकार का हाईवे होता है। तो मदरबोर्ड पर बने सुचालक तारों का समूह जो कंप्यूटर डेटा तथा संकेतों को कंप्यूटर सिस्टम के भीतर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। ये क्या कहलाता है, कंप्यूटर बस। बस टोपोलॉजी वगैरह नेटवर्किंग में आपने पढ़ी होगी। तो ये क्या है, नेटवर्क है एक प्रकार का। CPU तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल डिवाइस क्या होते हैं, जो आप अलग से जोड़ते हो, जैसे माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, ये सारे जो बाहर से जुड़ते हैं वो क्या होते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। तो CPU तथा कंप्यूटर सिस्टम के अन्य हार्डवेयर और पेरिफेरल डिवाइस के बीच निर्देशों तथा सूचनाओं का आदान प्रदान बस मार्ग, जो बस होता है उसके द्वारा ही होता है। कंप्यूटर बस क्या होता है, कंप्यूटर के अंदर बनी मुख्य सड़क की तरह होता है, जिस पे डेटा और सूचनाएं तेजी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती हैं। पेरिफेरल डिवाइस के उदाहरण देख लो, कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, ये सारे क्या होते हैं आपके पेरिफेरल ड्राइव। आगे चलते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या माइक्रो प्रोसेसर। मदरबोर्ड पढ़ लिया, अब पढ़ेंगे हम CPU। हर चीज़ को मैंने इंग्लिश में भी किया है, कभी शॉर्ट फॉर्म भी पूछ देते हैं तो आपको फुल फॉर्म भी आने चाहिए, तो सबके फुल फॉर्म दिए, बहुत डिटेल में आज की क्लास कराई है, ठीक है। तो CPU को कंप्यूटर का हृदय तथा मस्तिष्क कहा जाता है। यह कंप्यूटर के जितने भी कार्य होते हैं सबको क्या है, नियंत्रित भी करता है, उनको निर्देश भी देता है और उनके बीच में समन्वय भी स्थापित करता है। डेटा को निर्देशानुसार प्रोसेस करने का कार्य भी कौन करता है, CPU ही करता है। CPU वास्तव में एक सघन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, IC चिप है, ठीक है। जो मैंने बताया कि IC का जब से उपयोग होने लगा, IC क्या है, एक प्रकार का सेमी कंडक्टर डिवाइस। सेमी कंडक्टिंग मटेरियल क्या होता है, अर्ध मेटल, मेटल प्लस नॉन मेटल के बीच का होता है सेमी, जर्मेनियम वगैरह, सिलिकॉन। तो ये क्या करते हैं, इस डिवाइस को ऐसे बनाया जाता है कि बहुत छोटी सी उसमें कई सारे ट्रांजिस्टर लगा के इसको बनाया जाता है। IC होती है, डायोड लगते हैं, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं इसमें। जब ये लगा के बनाया जाता है तो ये डेटा ट्रांसफ़र की स्पीड और सारे निर्देश इसको प्राप्त करना बहुत आसान होता है। ये तो हो गया IC। एक माइक्रो प्रोसेसर होता है जो, उसमें कई सारी IC लगी होती हैं। तो इसे क्या है, CPU वास्तव में एक सघन इंटीग्रेटेड सर्किट चिप है जिसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। माइक्रो प्रोसेसर होता क्या है, बहुत छोटे छोटे चीज़ें लगी होती है, एक साथ कई सारे टास्क। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब बहुत सारे टास्क ये परफॉर्म कर पाता है, जबकि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, स्पेसिफिक टास्क के लिए बना होता है। किसी एक माइक्रो प्रोसेसर में करोड़ों इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बने होते हैं या लगे होते हैं। यह प्रोसेसर कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर लगाया जाता है। आगे चलते हैं, CPU स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना हर एक चीज़। स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन, जो प्रोग्राम स्टोर्ड है उनके द्वारा जो इंस्ट्रक्शन मिलती है के आधार पर काम करता है जो CPU होता है। प्रोसेसिंग से पहले डेटा और निर्देशों को CPU में बने रजिस्टर में, फिर से इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही, CPU में देखो मेन मेमोरी मैंने बताई थी, कौन कौन सी मेमोरी है, सबसे तीव्र मेमोरी होती है रजिस्टर। इसी मेमोरी के आधार पर पूरा CPU काम करता है। इसके बाद दूसरी कैश मेमोरी ये होती है, ये डायरेक्ट CPU से जुड़ी होती है कैश मेमोरी। लेकिन ये तो CPU इसी के आधार पर, CPU जो मेनली काम करेगा किसके, रजिस्टर पे। जो आप निर्देश दोगे पहले रजिस्टर में स्टोर होंगे और जो निर्देश रजिस्टर में स्टोर होंगे उन्हीं के आधार पर CPU काम करता है। तो प्रोसेसिंग से पहले डेटा और निर्देशों को CPU में बने रजिस्टर में अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। CPU रजिस्टर में स्थित निर्देशों के अनुसार ही डेटा प्रोसेसिंग के लिए
कौन सी गणनाएं? अंक गणती और तार्किक, दो प्रकार की गणनाएं होती हैं, इनको करता है। आगे चल के इन दोनों गणनाओं में अंतर बताएंगे। एक अंक गणती क्या होती है? जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग। तार्किक क्या होता है? क्या छोटा है, क्या बड़ा है ना, इस तरीके से तुलना करना। डेटा प्रोसेसिंग के सभी कार्य सीपीयू द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। तो जितना भी डेटा प्रोसेस किया जाता है, जो भी चीज़ें, ये तो सबको नॉर्मली भी पता होगा, तो कौन करता है? सीपीयू। और किस, बस ये ध्यान रखना, स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस के आधार पर काम करता है। जो भी निर्देश देते हैं वो पहले रजिस्टर में अस्थायी तौर पे स्टोर किए जाते हैं और फिर जाते हैं सीपीयू के लिए। आगे चलते हैं। अच्छा, ये पेड बैच की जानकारी है। जो भी स्टूडेंट पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, वहाँ पे आपको सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगी। जितना भी क्लास कंटेंट या टॉपिक वाइज एमसीक्यू, टेस्ट, वैल्यू एडिशन हो रहे हैं, वो सब मिल जाएंगे आपको। रिवीजन प्रोग्राम चल रहा है इस टाइम पे। 5 टेस्ट हो चुके हैं 5 टॉपिक्स के, हर अल्टरनेट डे पे। जिस दिन कंप्यूटर की क्लास आती है उस दिन क्लास रहती है और नेक्स्ट डे टेस्ट होता है आपका। टास्क वगैरह मिलते रहते हैं, तो यहाँ से आपका एक ब्रेन स्टॉर्मिंग होती रहती है और चीज़ें आप उसमें इन्वॉल्व बने रहते हो। वैल्यू एडिशन क्लास की जहाँ ज़रूरत होती है वो आएगी, प्लस रेगुलर ग्रुप कॉल के माध्यम से आप लोगों के जो डाउट्स होते हैं वो क्लियर होते रहते हैं। बैच फीस 299 है। पेटीएम या फ़ोनपे में से किसी पे भी या गूगल पे भी इसी नंबर पे आप पे कर सकते हो। ये नेम चेक कर लेना। और स्क्रीनशॉट आपको कहाँ भेजना है? टेलीग्राम या व्हाट्सएप नंबर पे, किसी पे भी एक पे भेज दो। कोई क्वेरी है तो इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आगे चलते हैं। सीपीयू के कार्य देख रहे थे, तो क्या कार्य करता है? विभिन्न प्रक्रियाओं के क्रम को निर्धारित करता है, कंप्यूटर के विभिन्न उपकरणों को नियंत्रित और निर्देशित भी करता है, कंप्यूटर हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करता है, और जो डेटा आपने इनपुट दिया है इसको निर्देशानुसार प्रोसेस भी करता है। ये सारे कार्य किसके हैं? सीपीयू के। आगे चलते हैं। सीपीयू को हार्डवेयर की दृष्टि से 3 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। तो सीपीयू के भाग ध्यान रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। एक है आपका कंट्रोल यूनिट, जो पूरे उस पर कंट्रोल रखता है। दूसरा है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे बोला जाता है एएलयू। और तीसरा है मेमोरी रजिस्टर। ये तो बताइए कि रजिस्टर में जो निर्देश स्टोर्ड होते हैं उसी आधार पर सीपीयू काम करता है। तो पहले देख लेते हैं कंट्रोल यूनिट। सीपीयू का कंट्रोल यूनिट कंप्यूटर के सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। तो ध्यान रखो, जो कंट्रोल यूनिट है वो सभी कार्यों पर नियंत्रण रखता है। नियंत्रण जो चीज़ रखी जाती है तो वो क्या क्या काम करता है नियंत्रण रखने के क्रम में? वो करेगा, समन्वय भी स्थापित करेगा सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के, क्योंकि हार्डवेयर किससे चलते हैं? सॉफ्टवेयर के माध्यम से चलते हैं। तो इन दोनों के बीच में समन्वय भी स्थापित करता है। कंट्रोल यूनिट में सीपीयू द्वारा जो संपन्न की जाने वाली कार्यों की एक सूची होती है। तो जो कंट्रोल यूनिट होता है, सीपीयू को जो जो कार्य करने हैं उनके कार्यों की एक सूची कहाँ होती है? कंट्रोल यूनिट में। जैसे क्या बोलते हैं? इंस्ट्रक्शन सेट। कंट्रोल यूनिट को कंप्यूटर का नाड़ी तंत्र कहा जाता है। कंट्रोल यूनिट के सारे कार्य देख लेते हैं। पहला कार्य है इनपुट तथा आउटपुट डिवाइस तथा अन्य हार्डवेयर को नियंत्रित करना। अरिथमेटिक एएलयू, अभी एएलयू के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे। अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के कार्यों को नियंत्रित करना, मुख्य मेमोरी से डेटा लाना तथा उन्हें तात्कालिक रूप से स्टोर करना, निर्देशों को पढ़ना, जो भी इंस्ट्रक्शन आपने दिए हैं उन्हें कार्यान्वित करने के लिए आदेश देना, हार्डवेयर तथा सॉफ्टवेयर के बीच समन्वय स्थापित करना। ये सारे कार्य हैं आपके, ठीक है। तो कंट्रोल यूनिट के सारे कार्य अब आपको समझ में आ गए होंगे। ये है। दूसरा पार्ट क्या है? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एएलयू। इसके कार्य क्या हैं? अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट सीपीयू का एक भाग है। डेटा प्रोसेसिंग का वास्तविक काम कौन करता है? एएलयू ही करता है। फुल फॉर्म जरूर याद रखना हर चीज का। इसके अंदर भी इसके भी एएलयू के भी 2 भाग होंगे, अभी आगे चल के देखोगे। यह डेटा पर कंट्रोल यूनिट से प्राप्त निर्देशों के अनुसार सभी प्रकार की गणितीय और तार्किक कार्रवाइयां करता है। तो जो कंट्रोल यूनिट से क्या आपको निर्देश मिलते हैं, किसको? एएलयू को, उनके अनुसार सभी प्रकार की, चाहे गणितीय इसको गणनाएं करना हो या तार्किक, वो सारी कार्रवाइयां करता है। एएलयू को पुनः 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? एक है एयू, अरिथमेटिक यूनिट, ये क्या करेगी? जोड़, घटाव, गुणा, भाग। दूसरा लॉजिक यूनिट, तार्किक। तार्किक मतलब जब आप किसी चीज को करके कोई निष्कर्ष निकालो,
तो तार्किक कार्य क्या हुआ, बड़ा है, छोटा है, बराबर है, ये सारे काम संपन्न करता है। दो आपने संख्याएं दे दी तो ये बता देगा कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। कोई मात्रा दे दी, परिमाण दे दिया, उस आधार पर भी ये चीजें निकालेगा। आगे चलते हैं। इस प्रकार अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट डेटा पर अंकगणितीय गणनाएं तथा तुलना का काम करती है। टोटल मिला के क्या करता है, एक अंकगणितीय गणनाएं करता है, छोटा बड़ा गुणा भाग, एक नहीं गुणा भाग जोड़ घटाना, और तुलना क्या होता है, छोटा बड़ा बराबर, दोनों काम करता है। अब देखते हैं सीपीयू को, जो सीपीयू की गति होती है उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर की कार्य क्षमता को एक सेकंड में संपादित किए जा सकने वाले अनुदेशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। फिर से बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो सीपीयू की कार्य क्षमता है उसको किस में मापा जाता है, तो आगे आ रहा है वो एक सेकंड में जो क्या कर रहा है, जो कार्य संपादित कर सकता है उस आधार पर माना जाता है। अब सीपीयू क्या है ना, एक सेकंड में थोड़े बहुत काम नहीं करता है, मिलियंस और बिलियंस में करता है। चूंकि सीपीयू एक सेकंड में लाखों अनुदेश संपादित करता है, इसलिए इसकी गति को क्या है, MIPS, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड, एक सेकंड में, या BIPS, बिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड में मापा जाता है। तो सीपीयू की गति MIPS या BIPS में मापी जाती है। MIPS का फुल फॉर्म ये है और BIPS का ये है। सीपीयू की गति, अब ऐसे कौन से कारक हैं जिससे सीपीयू की गति प्रभावित होती है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि मैक्सिमम लोग कंप्यूटर यूज करते हैं। तो पहला क्या है, कंप्यूटर घड़ी। देखो एक इलेक्ट्रॉनिक घड़ी लगी होती है सीपीयू में। अब सीपीयू काम क्या करता है, सीपीयू को जो आप निर्देश देते हो वो उन निर्देशों को छोटे छोटे डेटा में क्या कर लेता है, बदल लेता है। पहले एक डेटा निपटाएगा, एक काम निपटाएगा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। ये कैसे ये अलग अलग डेटा पे जाता है काम निपटाने के लिए, यहाँ पे एक क्लॉक पल्स होती है। तो सिस्टम क्लॉक जो होती है ना, क्लॉक पल्स जनरेट करती है। जितने जल्दी जल्दी पल्स जनरेट होगी उतने जल्दी जल्दी वो एक काम खत्म करके दूसरे पे मूव करेगा, तीसरे पे। तो क्लॉक पल्स किस पे डिपेंड कर रही है, आपकी सिस्टम क्लॉक पे। सिस्टम क्लॉक जितनी बड़ी होगी, जितनी फास्ट होगी, उतने जल्दी, उतनी ज़्यादा स्पीड किसकी होगी, आपकी सीपीयू की होगी। ये पूरा सिस्टम। तो सीपीयू के डेटा प्रोसेस करने की गति कंप्यूटर के अंदर बने इलेक्ट्रॉनिक घड़ी पर निर्भर करती है, जिसे क्या बोला जाता है, सिस्टम क्लॉक। क्या होता है इससे, डेटा प्रोसेसिंग के जो कार्य होते हैं अनेक छोटे छोटे मूलभूत स्टेप्स में बांट दिए जाते हैं। जब एक चरण का कार्य समाप्त हो जाए तभी क्या होता है, दूसरा चरण शुरू होता है। और दूसरा चरण शुरू करने के लिए क्या होता है, जो रजिस्टर क्लॉक है, जो रजिस्टर है, रजिस्टर में क्या होता है, निर्देश होते हैं। ये निर्देश किस चीज़ का इंतजार करते हैं, क्लॉक पल्स का इंतजार करते हैं। जब क्लॉक पल्स इन्हें मिलेगी तभी वो अगला काम शुरू करेंगे। और ये मैंने बता दिया कि सीपीयू केवल उन्हीं पे काम करता है जो रजिस्टर में निर्देश संग्रहित होते हैं। जब इनको क्लॉक पल्स जल्दी मिल जाएगी तो जल्दी काम शुरू कर देंगे। क्लॉक पल्स कौन, सिस्टम क्लॉक जनरेट करती है। सिस्टम क्लॉक जितने जल्दी जल्दी क्लॉक पल्स उत्पन्न करेगा, सीपीयू के डेटा प्रोसेस की गति उतनी तीव्र होगी। इसलिए जो सिस्टम क्लॉक है आपकी वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सिस्टम क्लॉक की गति को फिर से एक इंपॉर्टेंट चीज आ रही है कि किस में मापा जाता है। सिस्टम क्लॉक की गति को एक सेकंड में उत्पन्न क्लॉक पल्स की संख्या के आधार पर मापा जाता है। एक सेकंड में कितने क्लॉक पल्स उत्पन्न हो रहे हैं उस आधार पर मापा जाता है। सिस्टम क्लॉक की गति जो है उसको मेगा हर्ट्ज पर सेकंड, ठीक है, मेगा हर्ट्ज पल्स पर सेकंड और गीगा हर्ट्ज पल्स पर सेकंड में मापा जाता है। तो ये ध्यान रखना। आजकल जो कंप्यूटर हैं नॉर्मली आ रहे हैं, ये अभी बढ़ गई होगी। ये थोड़ा सा क्या होता है ना कि जैसे ही एक साल आप आगे जाते हो ना, ये बहुत कैपेसिटी बढ़ जाती है हर चीज़ की। पहले MB में रैम आती थी, बहुत ज़्यादा होती थी। आज की डेट में 10-10 GB रैम, 15-15 GB रैम आ रही है, वो भी किस में, मोबाइल में। पहले कंप्यूटर में, लैपटॉप में आपके 4 GB रैम है ना, तो सबसे बेस्ट माना जाता था। तो ये समय के साथ साथ चीज़ें इंप्रूव हो जाती हैं। तो आजकल जो कंप्यूटर उपलब्ध हैं उसमें सिस्टम क्लॉक की गति क्या है, 500 मेगाहर्ट्ज से लेकर 4 गीगाहर्ट्ज तक मिल जाती है। दूसरा जो आपकी सीपीयू की गति को प्रभावित करता है वो कौन सा कारक है, रजिस्टर मेमोरी। रजिस्टर मेमोरी मैंने बता दी सबसे तीव्र मेमोरी है। इसी आधार पर ही सीपीयू गणनाएं करता है। जब इसमें जो आप निर्देश देते हो वो रजिस्टर में पहले संग्रहित होते हैं, फिर यहीं से सीपीयू को जाते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेमोरी है। रजिस्टर सीपीयू के अंदर बने होते हैं। सीपीयू की कार्यकारी मेमोरी इन्हें ही बोलते हैं। सीपीयू रजिस्टर में स्थित डेटा को ही प्रोसेस कर सकता है। तो रजिस्टर में जो डेटा है
उसको ही सीपीयू क्या प्रोसेस कर सकता है। सीपीयू में रजिस्टरों की संख्या और आकार जितना अधिक होगा, सीपीयू के प्रोसेसिंग की गति भी उतनी ही तीव्र होगी। तीसरा है वर्ड लेंथ। अब वर्ड ए वाले नहीं जो हमने लिख दिए, कंप्यूटर को आप कोई भी निर्देश देते हो, कोई भी चीज़ देते हो, तो वो उसको क्या बाइनरी डिजिट में कन्वर्ट कर देता है, और वो जो परिणाम भी देता है वो भी बाइनरी में 0 1 के हिसाब से देता है, फिर आपको कन्वर्ट करके देता है कि आपको अपनी भाषा में दिखता है वो। ठीक है, तो ये होती है वर्ड लेंथ। जितनी ज़्यादा वर्ड लेंथ होगी, शब्द परास होगी, उतनी ही स्पीड तेज होगी। शब्द परास बाइनरी अंकों की वह संख्या है जो कंप्यूटर एक बार में प्रोसेसिंग के लिए लेता है। शब्द परास अधिक होने से कंप्यूटर की गति बढ़ जाएगी। शब्द परास की लंबाई क्या क्या होती है, 8 हो सकती है, 16 हो सकती है, 32 हो सकती है, 64 बिट तक हो सकती है। 64 बिट शब्द परास का अर्थ क्या है, सीपीयू एक साथ 64 बिट डेटा को प्रोसेस कर सकता है। आगे चलते हैं। कैश मेमोरी जो आपका चौथा वो है। अब देखो कुछ स्टूडेंट उसको लगा लेते हैं कि सर आपने तो ये 4 ही बताए थे, और भी चीज़ें हैं जो सीपीयू की गति को प्रभावित करते हैं, लेकिन वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो हर चीज़ नहीं करानी है, बस ध्यान रखा करो कि जो चीज़ आपको बता दी है वो इतने सोच समझ के बताई गई है कि जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें आ सकती हैं वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं। कैश मेमोरी, इसके बारे में पहले भी बात हो गई। सेकंड सबसे तीव्र मेमोरी है, ये सीपीयू से सीधी जुड़ी होती है। जो मुख्य मेमोरी होती है यहाँ मुख्य होगी, इसके बाद कैश होगी, इसके बाद सीपीयू होगा, तो बीच में होती है, दोनों के बीच बफर का काम करती है। अतः इसके डेटा स्थानांतरण की गति तीव्र होती है। कैश मेमोरी का आकार अगर बड़ा होगा तो सीपीयू की गति भी तीव्र होगी। यहाँ पे आपके सिस्टम यूनिट जो है ना खत्म हो गई। आगे हम क्या देखेंगे, आउटपुट डिवाइसेज। क्या होते हैं आउटपुट डिवाइस, सबको पता है, जो आउटपुट प्रदर्शित करते हैं। आपने कंप्यूटर को कोई निर्देश दिया कि फाइल दिया कि इस फाइल को खोलो, ओपन करो, फाइल पर क्लिक किया, ओपन किया, वो फाइल का नेम देगा, उस पर क्लिक किया तो वो फाइल खुलेगी। ठीक है, फाइल जैसी खुलेगी तो वो जो फाइल खुल जाएगी वो हो गया आउटपुट। जो आप क्लिक कर रहे हो ना पहले फाइल पे, ये हो गया इनपुट और ये हो गया आउटपुट। इस आउटपुट को प्रदर्शित, अब इस पे आप क्या करोगे, प्रिंट दबा दोगे, प्रिंट करोगे तो ये हार्ड कॉपी में आ जाएगा। तो पहले ये सॉफ्ट कॉपी थी जो आपको पीडीएफ दिख रही थी, फिर ये प्रिंट हो गया तो हार्ड कॉपी। तो आउटपुट एक तो 2 प्रकार के होते हैं, और वो डिवाइस जो आपके क्या करते हैं, आउटपुट देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, आउटपुट डिवाइस। तो एक विद्युत यांत्रिक युक्ति जो कंप्यूटर द्वारा प्रोसेस किए गए बाइनरी डेटा। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर को आप जब निर्देश देते हो तो वो कंप्यूटर बाइनरी डेटा में ही एक्सेप्ट करता है। आपने तो यहाँ से दे दिया, लेकिन वो सॉफ्टवेयर होते हैं वो कन्वर्ट करके उसको बाइनरी में कर देते हैं। फिर कंप्यूटर इसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद कंप्यूटर उसको बाइनरी डिजिट में ही क्या परिणाम भी देगा, लेकिन फिर क्या होगा, फिर से कोई सॉफ्टवेयर होगा जो इसको आपकी भाषा में कन्वर्ट करेगा जिससे आप समझ जाते हो। तो बाइनरी डेटा को लेकर उसे उपयोगकर्ता के लिए उपयुक्त डेटा में बदलकर प्रस्तुत करता है। इसे ही क्या बोलते हैं, आउटपुट डिवाइस। कि जो क्या करेगा, कंप्यूटर ने जो डेटा प्रोसेस कर दिया है उसे लेगा और आपके लिए जो सबसे उपयुक्त चीज़ है उसमें कन्वर्ट करके आपको सामने प्रस्तुत करेगा। आउटपुट डिवाइस द्वारा हम डेटा या परिणाम को देख सकते हैं या उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं। या तो देख सकते हो तो वो होगी सॉफ्ट कॉपी, या उसका क्या प्रिंट आउट ले सकते हो। कंप्यूटर आउटपुट को भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। डिवाइस की बात नहीं हो रही है, आउटपुट की बात हो रही है कि कंप्यूटर का आउटपुट भी क्या है, 2 भागों में इसको बांटा जा सकता है। पहला है सॉफ्ट कॉपी आउटपुट, दूसरा है हार्ड कॉपी आउटपुट। ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं, सबको पता है सॉफ्ट कॉपी क्या होता है। सॉफ्ट कॉपी जो आप केवल देख सकते हो वो हो गया। तो सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिजिटल रूप में होता है जिसे हम कंप्यूटर तथा उचित सॉफ्टवेयर के बिना पढ़ या देख नहीं सकते हैं। मॉनिटर तथा स्पीकर द्वारा प्रस्तुत आउटपुट सॉफ्ट कॉपी आउटपुट के उदाहरण है। जैसे अभी आप जो देख रहे हो ना वो सॉफ्ट कॉपी देख रहे हो इस पीडीएफ की। सेम चीज़ क्या है, स्पीकर द्वारा कुछ बोल के अगर जो आवाज़ सुन रहे हो वो क्या है, माइक द्वारा रिकॉर्ड हो रही हो, आप सुन रहे हो स्पीकर द्वारा, तो ये सारे सॉफ्ट कॉपी आउटपुट है। हार्ड कॉपी आउटपुट क्या होता है, जिसे आप प्रिंट करा लो, सीधी बात है, कागज़ पे आ जाए, वो क्या हो गया, हार्ड कॉपी आउटपुट। यह कागज़ पर प्रस्तुत स्थायी परिणाम है जिसे हम छू सकते हैं। अब केवल कागज़ पे ही नहीं, अब तो आउटपुट कपड़ों पे, किसी भी चीज़ पे हो जाए, डिजाइन पे, मकान पे। ठीक है, हार्ड कॉपी आउटपुट को कंप्यूटर तथा सॉफ्टवेयर के बिना भी देखा और पढ़ा जा सकता है। इसके मुख्य उदाहरण क्या है, प्रिंटर और प्लॉटर। इनके द्वारा जो प्रस्तुत आउटपुट होता है वो क्या होता है, हार्ड कॉपी आउटपुट होता है।
अब कुछ आउटपुट डिवाइस देख लेते हैं कौन कौन से हैं। एक है आपका मॉनिटर, सबको पता है। दूसरा है प्रिंटर, ये जो स्क्रीन की भी रिकॉर्डिंग है आप मॉनिटर पे ही हो रही है। दूसरा है प्रिंटर। तीसरा है प्लॉटर। प्रिंटर और प्लॉटर एक समान ही होते हैं, थोड़ा सा अंतर होता है। प्रिंटर पे आप क्या करते हो, कम क्वालिटी के छोटे कागज़ पे प्रिंट होता है। प्लॉटर पे एकदम बड़े कागज़ पे और बड़ी क्वालिटी, अच्छी क्वालिटी का वो होता है। जैसे भवन निर्माण हो रहा है तो उसका नक्शा बन जाता है ना। स्पीकर, कार्ड रीडर, टेप रीडर और स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर, ये सारे क्या हैं आपके आउटपुट डिवाइस हैं। तो सबसे पहले मॉनिटर देख लेते हैं, जहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं वो पोर्शन कवर करते हैं। तो क्वेश्चन यहीं से बनता है, मॉनिटर कितने टाइप के होते हैं और किस मॉनिटर की क्या विशेषता है। तो मॉनिटर या इसे ही बोला जाता है वीडियो, ये फुल फॉर्म कई बार आ चुका है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। यह सॉफ्ट कॉपी आउटपुट प्रदान करता है, सबको पता है। मॉनिटर पे आप केवल देख सकते हो। और लोकप्रिय आउटपुट डिवाइस है। कंप्यूटर पर किए जाने वाले प्रत्येक कार्य की सूचना ये देता है। और ये कंप्यूटर और जो उसको उपयोग कर रहा है इसके बीच क्या है, एक संबंध स्थापित करके रखता है। तभी अगर मॉनिटर ना हो तो आपको पता ही ना चले आप कर क्या रहे हो, है ना, क्या निर्देश दे रहे हो, क्या देख रहे हो, क्या नहीं। अब मॉनिटर का वर्गीकरण देख लेते हैं कितने प्रकार के होते हैं। तो कलर के आधार पर मॉनिटर 3 प्रकार के हो सकते हैं। कौन कौन से? पहला है मोनोक्रोम मॉनिटर, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। मोनोक्रोम मॉनिटर क्या होता है? यह मॉनिटर 2 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। मॉनिटर के पृष्ठभूमि में एक रंग होता है जबकि सामने दिखने वाला ऑब्जेक्ट का रंग दूसरा होता है। 2 रंग में ही होता है, पृष्ठभूमि का रंग अलग है और सामने जो आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट उसका रंग अलग है। दूसरा है ग्रे स्केल मॉनिटर। ये मोनोक्रोम जो मॉनिटर है उसका ही एक रूप है, लेकिन इसमें क्या है, कोई भी 2 कलर हो सकते हैं। यहाँ पे क्या है, काले और सफ़ेद रंगों के मिश्रण से 2 रंग हैं, इन दोनों के मिश्रण से ब्लैक एंड व्हाइट तो होगा लेकिन कई सारे रंग प्रदर्शित होंगे ग्रे स्केल में। तो काले और सफ़ेद के मिश्रण से कई शेड प्रदर्शित किए जाते हैं। जैसे आपने कभी प्रिंटर में जाना तो प्रिंटर में बहुत सारे रंग नहीं डाले जाते हैं, 2 या 3 रंग डाल देते हैं और किसी प्रकार की पिक्चर आ जाती है वहाँ से निकल के। तो रंगों के मिश्रण से बहुत सारे रंग बन जाते हैं। सेम यहाँ पे काले और सफ़ेद के रंग से कई सारे रंग बना के प्रदर्शित करता है। फिर तीसरा है कलर मॉनिटर, इसको तो सब लोग जानते हैं। इसमें 3 मूल रंग लाल, हरा और नीला का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आता है, RGB। इसके मिश्रण से अन्य रंग प्रदर्शित किए जाते हैं। RGB क्या है, रेड ग्रीन ब्लू मॉनिटर भी इसे कहा जाता है। 16, 32, 256 रंगों में डिस्प्ले प्रदर्शित करता है। ये क्वेश्चन कई बार मैंने देखा है। तो या तो 16 रंग होंगे या 32 होंगे या 256 रंग होंगे, इनमें ये डिस्प्ले को प्रदर्शित करेगा। आगे चलते, अब तकनीक के आधार पर देख लेते हैं मॉनिटर। अभी तो कलर के आधार पर देखा था, अब देखते हैं तकनीक के आधार पर मॉनिटर कितनी श्रेणियों में बटे होते हैं। पहला है आपका CRT, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। यह एक बड़ा ट्यूब, आपने पहले टीवी देखी होगी। टीवी होती थी पहले, फ्लैट नहीं होती थी, पीछे एक उभरा हुआ करके ऐसे होता था उसके, ठीक है। तो ये वाला हिस्सा क्या होता था, यहाँ पे CRT लगा होता था, उसी के आधार पे आपके वहाँ पे स्क्रीन पे पिक्चर आती थी। तो यही एक बड़ा ट्यूब होता है जिसमें उच्च वोल्टेज द्वारा इलेक्ट्रॉन बीम को नियंत्रित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। मतलब जो भी डिस्प्ले पे वीडियो पिक्चर प्राप्त करनी है वो प्राप्त किया जाता है। यह टीवी स्क्रीन जैसा होता है। दूसरा है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, LCD। आज से 8-10 साल पहले ये एकदम चलन में आया था तीव्र गति से। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले क्या होता है, इसमें 2 परतों के बीच तरल क्रिस्टल भरा रहता है जिसे वोल्टेज द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले प्राप्त किया जाता है। ठीक है, तो इसे क्या है, वोल्टेज द्वारा प्रभावित कर डिस्प्ले जो है आपका प्राप्त किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन आदि में होता है। पहले आपने कंप्यूटर के ही देखे होंगे, जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता था वो भी कैसा होता था, ऐसे टीवी जैसा होता था, लंबा चौड़ा। फिर धीमे धीमे क्या हो गया, फ्लैट हो गया। तो जो फ्लैट हो गया वो LCD है आपका। फिर इसी का ही एक और उन्नत रूप आ गया, लाइट इमिटिंग डायोड, LED। LED और ज़्यादा उन्नत है, LED मॉनिटर। इसमें क्या होता है, इस प्रकार के मॉनिटर में OLED, ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड। तो इसका भी फुल फॉर्म याद रखना है, LED का, लाइट इमिटिंग डायोड। और OLED, OLED स्क्रीन आती है आजकल कुछ मोबाइलों में। तो ऑर्गेनिक लाइट इमिटिंग डायोड का प्रयोग किया जाता है जो डिजिटल डिस्प्ले प्रदर्शित करती हैं।
इसका रेजोल्यूशन तथा रिफ्रेश रेट क्या होता है, बेहतर होता है। तो रेजोल्यूशन अभी बताएंगे, मॉनिटर की क्वालिटी जो होती है किस पे डिपेंड करती है वो आगे आएगा। तो रेजोल्यूशन पे भी डिपेंड करती है और रिफ्रेश रेट पे भी डिपेंड करती है, इसका बेहतर होता है। और यह एलसीडी मॉनिटर से भी पतला और हल्का होता है, एलईडी जो होता है। अब देख लेते हैं मॉनिटर की गुणवत्ता। किसी मॉनिटर की गुणवत्ता को निम्नलिखित आधारों पर मापा जाता है। सबसे पहले डॉट पिच, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, डॉट पिच होता क्या है। मॉनिटर पर दिखाई जाने वाली हर सूचना या ग्राफ छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है। तो ये छोटे छोटे चमकीले बिंदु, डॉट क्या होता है, बिंदु होते हैं। तो छोटे छोटे चमकीले बिंदुओं से बनी होती है जो संरचना होती है, जिसे डॉट या पिक्सल कहते हैं। ये डॉट जितने नज़दीक स्थित होंगे चित्र उतना ही अच्छा दिखता है। इसे डॉट पर इंच, इसको जो मापा जाता है, तो इसे डॉट पर इंच में मापा जाता है, जो 1 इंच लंबाई में स्थित डॉट या पिक्सल की कुल संख्या बताता है। आगे चलते हैं, रिजोल्यूशन। दूसरा कौन सा है, मॉनिटर की जो क्वालिटी को प्रभावित करते हैं वो क्या होता है, रिजोल्यूशन। ये क्या होता है, रिजोल्यूशन आपको पता है, रिजोल्यूशन बढ़ा देते हैं तो पिक्चर क्वालिटी क्या होती है, सही हो जाती है। तो ये लंबाई चौड़ाई में स्थित क्या है, जो आपके पिक्सल की कुल संख्या है उसको दर्शाता है। यह मॉनिटर स्क्रीन पर ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज दिशा में स्थित पिक्सल की कुल संख्या तथा उसकी गुणवत्ता को दर्शाता है। रेजोल्यूशन अगर अधिक है तो चित्र साफ और चमकीला दिखाई देगा। फिर तीसरी चीज जो मॉनिटर की क्वालिटी को प्रभावित करती है वो क्या है, रिफ्रेश रेट। आजकल मोबाइलों में आने लगा है, कितने हर्ट्ज, 90 हर्ट्ज, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, क्या है। तो रिफ्रेश रेट यह बताता है कि मॉनिटर 1 सेकंड में कितनी बार सूचना को रिफ्रेश करता है। इसे हर्ट्ज में मापा जाता है। रिफ्रेश रेट अगर अधिक है तो मॉनिटर की गुणवत्ता बढ़ जाती है। अब आते हैं प्रिंटर पे। यहाँ पे मॉनिटर आपका खत्म हो गया। दूसरा आउटपुट डिवाइस आपका क्या है, प्रिंटर है। प्रिंटर कौन सा आउटपुट देता है आपको, हार्ड कॉपी आउटपुट। प्रिंटर एक मशीन है जो कंप्यूटर स्क्रीन पर प्रदर्शित आउटपुट को कागज पर उतारती है, सबको पता है। प्रिंटर से क्वेश्चन क्या आते हैं, कितने प्रकार के प्रिंटर होते हैं, किस प्रिंटर में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आपके। इसका प्रयोग किस लिए होता है, टेस्ट, कोई शब्द वगैरह लिखना है, रेखा चित्र या इमेज, इसका पेपर पे आउटपुट प्राप्त किया जाता है। प्रिंटर की गुणवत्ता उसके रेजोल्यूशन से जानी जाती है। यहाँ से फिर से इंपॉर्टेंट आ गया कि इसको भी क्या है, 1 वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या बताता है, जिसे डीपीआई, डॉट्स पर इंच कहते हैं। जो क्या है, रेजोल्यूशन की बात हो रही थी। रेजोल्यूशन क्या करता है, 1 वर्ग इंच में स्थित डॉट की संख्या बताता है और डॉट पर इंच इसे कहते हैं। प्रिंटर का वर्गीकरण देख लो, पहले ये समझ लो, इसके बाद सीधा 1 बाई 1 करके प्रिंटर उठाएंगे। 2 प्रकार के प्रिंटर होते हैं, एक प्रिंट क्षमता के अनुसार, दूसरा प्रिंट करने के तरीके के अनुसार। क्षमता के अनुसार एक होता है करेक्टर प्रिंटर, एक बार में एक करेक्टर ही प्रिंट करता है। दूसरा लाइन प्रिंटर, एक बार में पूरी लाइन प्रिंट करेगा। और पेज प्रिंटर एक बार में पूरा पेज प्रिंट करेगा। ये तो हो गया इसकी क्षमता। दूसरा हो गया इसका तरीका। तरीका क्या होता है, इम्पैक्ट प्रिंटर, इम्पैक्ट डालता है, शोर करता है। दूसरा हो गया नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, शोर कम करेगा, क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। इम्पैक्ट में क्या आते हैं, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। नॉन इम्पैक्ट में क्या आते हैं, थर्मल, इंकजेट और लेजर। तो सारे माइंड मैप याद रखना, फिर 1 बाई 1 करके सारे प्रिंटर हम देखेंगे। कैरेक्टर प्रिंटर क्या होता है, यह एक बार में एक कैरेक्टर को प्रिंट करता है। लाइन प्रिंटर, यह प्रिंटर एक बार में पूरी लाइन को प्रिंट कर देता है, अतः इसकी प्रिंट करने की गति क्या है, तीव्र हो जाती है। कितनी तीव्र, 200 से लेकर 2000 लाइन पर मिनट तक ये प्रिंट कर देता है। और पेज प्रिंटर तो एक बार में क्या है, पूरा पेज ही प्रिंट कर देता है। तो आज देखोगे हम लोग तो वो पेज प्रिंटर ही ज़्यादा काम में आ रहे हैं। अब आते हैं इसके दूसरे, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देख लेते हैं क्या होता है। इम्पैक्ट प्रिंटर, यह टाइप राइटर की तरह पेपर तथा इंक रिबन पर दबाव डालकर प्रिंट करता है, इम्पैक्ट डालता है, ठीक है। तो इंक रिबन जो होता है ना, जिसमें स्याही होती है, उस पर दबाव डाल के प्रिंट करता है। इम्पैक्ट प्रिंटर केवल एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त, इसके द्वारा क्या है, एक ही रंग का आउटपुट प्राप्त होता है। और वो रंग कौन सा होता है, जो रिबन पे आप स्याही लगाते हो उसके रंग का। इसी का ही उदाहरण है इम्पैक्ट का, कौन सा, डॉट मैट्रिक्स और डेजी व्हील। तो एक देख लेते हैं, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या होता है। यह धीमी गति का इम्पैक्ट प्रिंटर है जो एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है। अब आते हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर देख लेते हैं क्या होते हैं।
इसमें रिबन नहीं रहता है, जो वहाँ पे रिबन रहता है ना, जिसपे स्याही लगी होती है, फिर स्याही लगा रिबन क्या है, कागज़ पे दबाव डाल के प्रिंट होता है, यहाँ ऐसा नहीं है। इसमें रिबन नहीं रहता है, विद्युत या रासायनिक विधि से स्याही का छिड़काव कर प्रिंट किया जाता है। तो अब थोड़ा सा ये एडवांस हो गया। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की गति तेज होती है और ये शोर भी कम करते हैं। इनसे काला तथा रंगीन दोनों प्रकार के आउटपुट प्राप्त किए जा सकते हैं। टेक्स्ट जो आप लिखे हो शब्द, रेखा चित्र या कोई चित्र, किसी भी प्रकार का प्रिंट आप क्या है इससे नॉन इम्पैक्ट से प्राप्त कर सकते हो। इसी के ही उदाहरण है नॉन इम्पैक्ट के थर्मल। यह नॉन इम्पैक्ट कैरेक्टर प्रिंटर है। इसमें रसायन युक्त विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है। एक विशेष कागज का प्रयोग किया जाता है जिसमें कुछ रसायन मिले होते हैं, जिस पर ताप के प्रभाव से आवश्यक आकृति प्राप्त की जाती है। इसमें प्रिंट की गुणवत्ता अच्छी होती है। दूसरा इंकजेट प्रिंटर, बोल ही रहा है इंकजेट, तो यह भी क्या है, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसमें स्याही की एक बोतल होती है जिसे बोलते हैं कार्ट्रिज। तो ये भी पूछा जाता है स्याही की बोतल को क्या बोला जाता है। रखी जाती है। घरों तथा ऑफिस में प्रयोग होने वाले जो प्रिंटर होते हैं ना, वो सामान्यतः कौन से होते हैं, इंकजेट प्रिंटर ही होते हैं। इसमें काले तथा रंगीन प्रिंट आप प्राप्त कर सकते हो। तीसरा है लेजर प्रिंटर। यह उच्च गति वाला नॉन इम्पैक्ट पेज प्रिंटर है। इसमें सेमीकंडक्टर, लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर, तीनों को ध्यान रखना है। ये पूछा जाता है कि सेमीकंडक्टर, लेजर बीम, प्रकाशीय ड्रम और आवेशित स्याही टोनर का प्रयोग किया जाता है। यह किसी भी आकार के कैरेक्टर और चित्र का प्रिंट निकाल सकता है। लेजर प्रिंटर की गुणवत्ता अच्छी होती है, इसकी तो बेस्ट होगी, सबसे महंगा भी है लेजर प्रिंटर और सबसे तीव्र गति से भी चलता है। फिर आते हैं प्लॉटर पे। प्रिंटर का ही जैसे मैंने बताया था एक रूप होता है प्लॉटर, बस थोड़ा एडवांस होता है। यह प्रिंटर की तरह ही हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। इसका प्रयोग बड़े कागज पर, कागज बड़ा हो गया, A4 साइज नहीं है, उच्च गुणवत्ता वाले, जैसे आपने मानचित्र वगैरह मैप देखे होंगे बड़े अच्छे डिटेल में, रेखा चित्र और ग्राफ प्राप्त करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मुख्यतः कहाँ होता है, इंजीनियरिंग, वास्तुविद, भवन निर्माण, सिटी प्लानिंग, मानचित्र बनाने, कंप्यूटर एडेड डिजाइन कैड या कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग कैम, इन सब में इसका प्रयोग किया जाता है। प्लॉटर के कुछ प्रकार होते हैं, वो देख लो कौन से। एक होता है ड्रम प्लॉटर, दूसरा होता है समतल प्लॉटर। अब आते हैं स्पीकर। स्पीकर तो आपको पता है जो आप देते हो उसको, तो जो इलेक्ट्रिक ऊर्जा है इसको किस में, साउंड ऊर्जा में बदल देता है स्पीकर। तो इसके बारे में तो कुछ ज़्यादा बताना है नहीं। यह एक आउटपुट डिवाइस है जिसका प्रयोग मल्टीमीडिया के साथ किया जाता है, जो ध्वनि के रूप में आउटपुट की सॉफ्ट कॉपी प्रस्तुत करता है। हेडफोन, ईयरफोन आपको पता है तो कुछ इसके बारे में जानना नहीं, ये सारे आउटपुट डिवाइसेज हैं। स्क्रीन प्रोजेक्टर देख लेते हैं। यह एक सॉफ्ट कॉपी प्रोजेक्टर, आपको पता है जो कंप्यूटर की स्क्रीन पे चल रहा है, सेम आप बड़ी स्क्रीन पे, दीवार पे, कहीं पे आप क्या कर सकते हो, प्रदर्शित कर सकते हो। जो आपके हॉल हैं, मल्टीप्लेक्स वगैरह हैं जहाँ पे आप मूवी वगैरह देखते हो, वो भी इसी टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं। यह एक सॉफ्ट कॉपी देने वाला आउटपुट डिवाइस है। यह कंप्यूटर स्क्रीन पर होने वाली घटनाओं, चित्रों तथा सूचनाओं को बड़े पर्दे पर दिखाता है। अब कुछ पोर्ट जान लेते हैं और इसके बाद ये आपका हार्डवेयर वाला टॉपिक पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो कंप्यूटर पे आपके या लैपटॉप में कुछ पोर्ट होते हैं। तो कंप्यूटर को इनपुट, आउटपुट या अन्य पेरिफेरल डिवाइसेज, पेरिफेरल डिवाइसेज मैं बता चुका हूँ कौन होते हैं, वो डिवाइस जो बाहर से जोड़ते हो, जैसे कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, मॉनिटर हो गया, है ना। तो इन पेरिफेरल डिवाइसेज को जोड़ने के लिए मदरबोर्ड पे कई सारे स्लॉट बने होते हैं, स्थान, जिन्हें इनपुट आउटपुट पोर्ट कहा जाता है। इनसे या तो इनपुट भी दे सकते हो, आउटपुट भी दे सकते हो। पहला होता है सीरियल पोर्ट। मदरबोर्ड पर बने इस पोर्ट द्वारा एक बार में एक बिग डेटा का स्थानांतरण किया जाता है। इसे सीरियल डेटा स्थानांतरण कहते हैं। इसमें डेटा स्थानांतरण की जो गति है वो धीमी होती है। सीरियल पोर्ट किस मानकों पर आधारित होते हैं, RS-232। सीरियल पोर्ट का प्रयोग कर मॉडेम, बारकोड रीडर, माउस, डिजिटल कैमरा इन आदि को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। आजकल तो ये सब चीज USB पोर्ट से भी जोड़ने लगे, मैक्सिमम USB का ही यूज होता है आज। दूसरा पैरेलल पोर्ट। पैरेलल पोर्ट में 25 पिन का कनेक्टर होता है, जिसमें ये यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, पैरेलल पोर्ट में कनेक्टर क्या होता है, क्या नहीं होता है, ठीक है, इनकी विशेषताएं। इसमें एक साथ 8 बिट या अधिक डेटा का आदान प्रदान किया जा सकता है।
पैरेलल पोर्ट की गति तीव्र होती है, इसीलिए इसको क्या किया जाता है, उन डिवाइसेज को जोड़ा जाता है जिनमें डेटा स्थानांतरण के लिए ज़्यादा बैंडविड्थ की ज़रूरत होती है। तो ऐसे कौन से डिवाइस हैं? सामान्यतः प्रिंटर जो होता है उसको पैरेलल पोर्ट से जोड़ा जाता है, इसलिए प्रिंटर पोर्ट भी इसे बोला जाता है पैरेलल पोर्ट को। तो क्वेश्चन ये बनता है कि पैरेलल पोर्ट को क्या बोला जाता है, प्रिंटर पोर्ट किसे कहा जाता है। तीसरा यूएसबी पोर्ट, फुल फॉर्म क्या है, यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। यूएसबी का यूनिवर्सल सीरियल बस, वो पोर्ट तो है ही है। यूएसबी पोर्ट एक एक्सटर्नल बस है जो लगभग सभी पेरिफेरल डिवाइसेज को कंप्यूटर से जोड़ने में सक्षम है। जैसा मैंने बोला कि आज की डेट में जो यूएसबी पोर्ट है उससे ही सब चीज़ें जुड़ जाती हैं। कंप्यूटर को बिना रीस्टार्ट किए किसी डिवाइस को यूएसबी पोर्ट के साथ जोड़कर प्रयोग किया जा सकता है। तो इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि आपको कंप्यूटर को रीस्टार्ट नहीं करना पड़ेगा। प्लग एंड प्ले मॉडल पे एक काम करता है, जैसे ही आपने जोड़ा वैसे ही वो चीज़ कनेक्ट हो जाती है। अगला पोर्ट कौन सा है आपका, SCSI पोर्ट। क्या है फुल फॉर्म, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। ठीक है, इसको जोड़ लेना, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस पोर्ट। यह मदरबोर्ड पे जो पोर्ट बने होते हैं वो इंटरनल बस पोर्ट है। इसमें क्या क्या जोड़ सकते हो आप, हार्ड डिस्क, CD ड्राइव, DVD ड्राइव, स्कैनर आदि को कंप्यूटर से जोड़ा जाता है। तो हार्ड डिस्क कंप्यूटर के या लैपटॉप के अंदर लगी होती है, उस पोर्ट को बोलते हैं SCSI पोर्ट। आखिरी पोर्ट कौन सा है आपका, फायर वायर, IEEE 1394। तो आपको फायर वायर याद रखना है। पूरा फुल फॉर्म क्या है IEEE का, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स। इसका जो मानक है 1394, इसके आधार पर काम करता है। उच्च गति वाले ऑडियो तथा वीडियो डिवाइसेज को ये कंप्यूटर से जोड़ता है। हार्ड डिस्क ड्राइव, CD DVD ड्राइव, वीडियो कैमरा, अनेक उपकरणों को फायर वायर के जरिए किससे, कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। तो जितने भी इम्पोर्टेंट पोर्ट थे वो भी सारे आपके आ गए हैं। इनपुट डिवाइस आ गए हैं, आउटपुट डिवाइस आ गए हैं, कंट्रोल यूनिट आ गई, सिस्टम यूनिट आ गई। पावर यूनिट में सिर्फ आपका UPS होता है या बैटरी होती है, वो इम्पोर्टेंट है नहीं। तो जितने भी हार्डवेयर थे हमने सारे पढ़ लिए। अब नेक्स्ट क्लास आपकी होगी कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पे। इसी तरीके से हम डिटेल में आगे बढ़ते चले जाएंगे, और जब एक बार आपका कन्वेंशनल खत्म होगा तो फिर हम आ जाएंगे किस पे, आपके ऑफिस वगैरह पे, एप्लीकेशन बेस्ड पे। MS ऑफिस के जितने भी प्रोग्राम हैं वो सारी चीज़ें देखेंगे, सबको डिटेल में देखेंगे, किस प्रोग्राम में किस बटन से शॉर्टकट की क्या है, कैसे काम होता है क्या नहीं होता है। जब एप्लीकेशन बेस्ड खत्म हो जाएगा तो फिर आ जाएंगे जो नई टेक्नोलॉजी है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इसके बाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप लर्निंग, मशीन लर्निंग, इन सब पे बात करेंगे हम। ठीक है, फिर नए जो करंट इससे जुड़ा है, ChatGPT वगैरह, ChatGPT का कहीं पे अभी फुल फॉर्म पूछ लिया था, तो ये सारी चीज़ें देखेंगे करंट में क्या क्या चल रहा है। फिर आपका कंप्यूटर बेस्ट तरीके से ख़त्म हो जाएगा। जो लोग भी पढ़ रहे हैं बार बार रिवाइज करो। देखो 2 आवर्स मॉर्निंग के आपके रिवीजन के लिए होने चाहिए। इस एग्ज़ाम को सीरियसली इसलिए लेना क्योंकि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट इस एग्ज़ाम में बैठेंगे। तो कंपटीशन को सीरियसली लो, इसको मत लो कि एग्ज़ाम है इतना सा सिलेबस है। वो कंपटीशन बहुत सीरियस बना देता है किसी भी एग्ज़ाम को। चलिए, आप लोग को अच्छा लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करते रहिए और आगे शेयर भी करते रहिए। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।